मंत्री अमित शाह के साथ महायुति की बैठक। तीनों दलों के नेताओं को बुलाया गया है दिल्ली। इसमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार शामिल हैं, जिनको दिल्ली बुलाया गया है। जाहिर है कि अब जो हलचल का केंद्र बिंदु है वो मुंबई से शिफ्ट होकर देश की राजधानी दिल्ली हो चुकी है। फडणवीस को क्या महाराष्ट्र की कमान, हालांकि सूत्र ये बता रहे कि उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर तय हो चुका है, लेकिन आज का दिन बेहद ज्यादा अहम है जब महायुति के ये जो बड़े चेहरे हैं वो देश की राजधानी दिल्ली में जुटेंगे और गृह मंत्री अमित शाह के साथ महायुति की बैठक होगी। इससे पहले आपको याद होगा कि बीते रोज एकनाथ शिंदे ने बाकायदा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसे आखिरी शब्द होते हैं वैसे ही हमारे लिए भी है, यानी कि जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। थंपिंग मेजॉरिटी महाराष्ट्र में महायुति ने हासिल की है। 288 विधानसभा की सीटों में 231 पर जीत हासिल की और इसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी, जिसने 132 सीटें जीती है। अगर हम एकनाथ शिंदे वाली पार्टी शिवसेना की बात करें तो कुल यहां पर 57 सीटें जो कि यहां पर जीती है। इसके अलावा 41 सीटें अजीत पवार गुट वाले एनसीपी ने जीता है। एक अलग पहलू ये भी है कि कई जो निर्दलीय हैं वो भी इन दलों के साथ आए हैं, चाहे बीजेपी के साथ की बात कर ली जाए या फिर सेना की बात कर ली जाए। लेकिन कुल मिलाकर के महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के हलचलें बेहद ज्यादा तेज है। आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ महायुति की बैठक होने वाली है। बैठक में जाहिर है कि मंत्रिमंडल को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी, लेकिन एकनाथ शिंदे की भूमिका क्या होगी। जब उनसे बीते रोज सवाल पूछा गया कि नई सरकार में उनकी जिम्मेदारी क्या होगी, उन्होंने कहा कि मैं कॉमन मैन हूं, मैं आम जनता के बीच रहता हूं, जो भी फैसला होगा वो मंजूर होगा। यानी कि तरीके से जो गेंद है उन्होंने बीजेपी आलाकमान के पाले में डाल दिया। लेकिन अब आज का दिन बहुत ज्यादा अहम होगा कि आखिरकार महाराष्ट्र में सरकार का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें दोनों घटक को क्या दिया जाता है। एकनाथ शिंदे को क्या उप मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी मिलती है या फिर केंद्र में उनको एडजस्ट किया जाता है या फिर उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को यहां पर केंद्र कैबिनेट में जगह मिलेगी। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के इंतजार करना होगा कि जैसे जैसे मीटिंग्स ऐसी होगी वैसे वैसे इन सवालों पर से भी पर्दा उठ जाएगा। लेकिन आज का दिन महाराष्ट्र की सियासत के लिए बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि अब जो हलचल है वो मुंबई के बजाय दिल्ली में शुरू हो गई है। अक्षय राय मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। अक्षय, जब से नतीजे आए हैं तब से सवाल यही है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन। तमाम बैठकें हुई और अब आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक, इसके मायने क्या और क्या ये उम्मीद की जाए कि बैठक के बाद कम से कम सीएम का जो चेहरा है वो औपचारिक तौर पर सामने आ जाए? यहाँ देखिए पूरी संभावना है कि इस बैठक के बाद जो रणनीति बनाई जाएगी और सीएम का चेहरा भी सामने आ सकता है। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने पूरा मसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर छोड़ दिया है, ये माना जा रहा है कि आज की बैठक जो शाम को आहूत की गई है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में होंगे और उनके सामने अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मौजूद रहेंगे। ये माना जा रहा है कि लगभग सब कुछ तय हो चुका है, सिर्फ औपचारिकता शेष है। हालांकि जो मंत्रिमंडल में सहयोगी कौन कौन होंगे उसको लेकर के चर्चा की जाएगी और कितने शिवसेना कोटे से, कितने अजीत पवार के एनसीपी से और कितने बीजेपी से जो एमएलएज हैं वो मंत्री बनाए जाएंगे, उस पर चर्चा की जाएगी। और नाम भी एक तरफ से लगभग फाइनल कर लिया गया है। जिस तरह से उम्मीद जताई थी हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने, ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से बीजेपी चेहरा बनाने जा रही है और उनके नाम पर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे सहमत भी नजर आ रहे हैं। तो आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। लगभग 4 बजे के आसपास देहरादून से गृह मंत्री अमित शाह रवाना होंगे, 5:15 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद ये माना जा रहा है कि लगभग 6:30-7 बजे ये बैठक शुरू होगी और उस बैठक में जो रणनीतियां बनानी है, किस तरह से महायुति को आगे बढ़ना है, किस तरह से सरकार चलानी है, कौन कौन से सहयोगी होंगे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उस पर चर्चा की जाएगी। हालांकि एक जो बात कही जा रही है कि
एक एंकर के रूप में एक नाथ शिंदे को वहां पर शामिल किया जाएगा। हालांकि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे हैं कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हों। ऐसे में उनकी भूमिका किस तरह की होगी, किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उस पर सभी की नजर रहने वाली है। और उस बैठक में ये माना जा रहा है कि उस पर भी चर्चा की जाएगी। एक नाथ शिंदे ने जब बीते रोज कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से उन्होंने बातचीत की, एक चीज तो उन्होंने क्लियर कट कर दिया कि कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने गेंद बीजेपी आलाकमान के पाले में डाल दिया। अब उनकी भूमिका को लेकर के भी सस्पेंस है कि क्या वो नई सरकार का हिस्सा होंगे, वहां पर उन्हें कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, या फिर ये संभव है कि केंद्रीय कैबिनेट में उनको एडजस्ट किया जा सकता है, या फिर उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को एडजस्ट किया जा सकता है। इसको लेकर के अंदर खाने क्या खबर है? प्रिया, देखिए, दो बातें चल रही हैं सियासी गलियारों में। एक तो कि एक नाथ शिंदे को भी ऑफर दिया गया है कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हों। अगर वो शामिल नहीं होते हैं तो फिर उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को शामिल किया जा सकता है। हालांकि ये जरूर है कि शायद एक नाथ शिंदे ने मना कर दिया है। वो चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में ही बने रहे। तो ये श्रीकांत शिंदे का जो है वो मुझे लगता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हालांकि आज की जो बैठक है वो इसी बैठक पर बुलाई गई है कि एक तो समन्वय के साथ आगे बढ़ा जा सके, किस तरह से जो शिवसेना से कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं और कौन कौन प्रमुख चेहरे हो सकते हैं। अजित पवार भी इस बैठक में शामिल होंगे, तो वो भी अपनी बात रखेंगे कि कितने उनको सहयोगी चाहिए होगा। ये माना जा रहा है कि अधिकतर बातें लगभग पूरी हो चुकी हैं, औपचारिकता शेष है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आज की बैठक में कहीं ना कहीं जो एक नाथ शिंदे का जो रोल है उस पर निश्चित रूप से चर्चा की जाएगी। बीजेपी चाहती है कि वो एक नाथ शिंदे दिल्ली में आए, वो मंत्रिमंडल में सहयोगी बने, वरिष्ठ सहयोगी के रूप में यहाँ पर अपनी जो योजनाएं हैं आगे बढ़ाएं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक नाथ शिंदे इस पूरे मसले पर आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। ये माना जा रहा है कि वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में ही वो सक्रिय हों और एक एंकर के रूप में वो अपना काम को आगे बढ़ा सके। बैठकें भी लगातार जारी है। लेकिन अक्षय, एक सवाल फिर ये भी उठता है कि आखिरकार इतनी देरी क्यों? क्या इसके पीछे ये कारण हो सकता है क्या कि बीते 5 साल अगर हम देखें तो महाराष्ट्र की सियासत में बहुत ज्यादा उथल पुथल हुआ है। खुद 2019 में सिर्फ 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे देवेंद्र फडणवीस, और उसके बाद जो हालात बने वो हर किसी ने देखा। क्या एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि महायुति एक स्थायी सरकार देना चाहती है प्रदेश में, और यही कारण है कि इतनी देरी हो रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए, शिवसेना की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की, एनसीपी को जिस तरह से सीटें मिली, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के न सिर्फ आई बल्कि 148 में से 142 पर उन्होंने 132 पर उन्होंने जीत हासिल की। निश्चित रूप से बीजेपी बड़ा दल भी है और बड़े भाई की भूमिका में वो चुनाव भी लड़ी। ऐसे में निश्चित रूप से अब क्योंकि एक नाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर पूरा मसला छोड़ दिया है, तो ये माना जा रहा है कि नाराजगी नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि एक अस्थायी सरकार देने के लिए वो चाहते हैं कि बेहतर समन्वय बना रहे तीनों दलों में, और किस तरह से बीजेपी बड़े भाई की भूमिका से आगे बढ़कर के काम कर सकती है, और एक नाथ शिंदे और अजित पवार किस तरह से उनकी कोशिश। और ये एक अलग पहलू है कि इन तीनों में से अगर हम देखें सबसे बेहतरीन अगर स्ट्राइक रेट के तौर पर भी देखें तो बीजेपी की परफॉर्मेंस रही। 149 सीटों पर बीजेपी ने कंटेस्ट किया और 132 सीटें हासिल की। बहुत धन्यवाद अक्षय आपका। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे।